नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं। काफी समय से बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि सर मैपिंग और कॉन्टिनेंट की एक सीरीज स्टार्ट कीजिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम बिल्कुल एक फ्रेश सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि कॉन्टिनेंट और मैपिंग से संबंधित होगी, है ना। इसमें हम सारे महाद्वीपों को भी डिस्कस करेंगे, मैपिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, पर्टिकुलर यदि हम इस टॉपिक की बात करें, महाद्वीप, महासागर या फिर मैपिंग, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक ये हो जाते हैं, है ना। खासतौर पर ज्योग्राफी के अंतर्गत, क्योंकि ज्योग्राफी में यदि जिस भी स्टूडेंट की मैपिंग स्ट्रांग है तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट उसके लिए काफी सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर बेसिक होने वाला है। ठीक है, महाद्वीप और मैपिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमें यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, महाद्वीप क्या होते हैं, कुछ और भी टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि द्वीप, प्रायद्वीप, क्रीक, है ना, या फिर उपमहाद्वीप, ये चीजें क्या होती हैं। बेसिक चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो ये पूरी सीरीज हम यहाँ पर प्लान करेंगे तो हर उस स्टूडेंट को ध्यान में रख करके करेंगे कि यदि किसी बच्चे ने पहली बार भी ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करी है तो उसको भी ये सारी चीजें बहुत अच्छी से समझ में आए। ठीक है, तो आज हमारा इसका पहला लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, आप इस सीरीज को फॉलो जरूर कीजिए कि हम कोशिश करेंगे हर हफ्ते इसमें एक लेक्चर आपको यहाँ पर अपडेट करें, है ना, और एक एक करके सारे महाद्वीप को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इसका पहला लेक्चर है ना। इसके अलावा और डिटेल देना चाहूंगा, यदि आप मुझसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और यहाँ पर आप मुझसे ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं, पीडीएफ मिल जाते हैं, टेस्ट मिल जाते हैं, लगभग 1 साल की वैलिडिटी मिल जाती है और बहुत ही मिनिमम फी में आपको ये कोर्स यहाँ पर मिल जाता है ना। डिफरेंट सब्जेक्ट भी आप अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, है ना, सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और वहां पर आप सारे आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे, आप अवेल कर सकते हैं, या फिर हमारा नंबर भी है, उस नंबर पर कॉल करके, ठीक है, आप बाकी की डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है ना। जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है, जीएस फाउंडेशन किसी भी एग्जाम के लिए, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर भी आपको मिल जाएंगे। DSCGT ये कूपन कोड है ना, इसको यदि आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, है ना। और सबसे पहले जो यहां पर आपको मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमारी पूरी पृथ्वी का मैप है जिसको हमने खोल दिया है ना। अब सबसे पहले आपको पृथ्वी, जो हमारी अर्थ है, चूंकि गोल है ना, जियोइड शेप है हमारी पृथ्वी का, उस पर हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। तो पृथ्वी को अभी हमने खोल दिया, मान लीजिए हमारी पृथ्वी ऐसी गोल है ना, तो इसको हमने इस प्रकार से खोल दिया है। इस कारण से आपको इस प्रकार का कुछ हमारी पृथ्वी का मैप दिख रहा है, ठीक है, जिसमें अक्सर आप याद करते होंगे कि 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। तो बेसिक चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आपको यहां पर मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है, वर्ल्ड मैप जिसको हम बोलते हैं, तो बीचों बीच से आपको एक यहां पर रेखा दिखाई दे रही होगी इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको एक रेखा बता रहा हूं, यदि आपको नहीं दिख रही है। इसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगा, यदि आप वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर मैपिंग को पढ़ रहे हैं, तो आपके पास एटलस जरूर होना चाहिए। एटलस क्या होता है, जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं, एक बुक होती है जिसमें आपको डिफरेंट मैप्स देखने को मिल जाते हैं, है ना, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, आपको अलग अलग मैप देखने को मिल जाते हैं। तो एटलस आपके पास जरूर होना चाहिए यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको एक, यहां पर मैंने बीचों बीच से रेखा ड्रॉ की है ना, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश या फिर 0 डिग्री अक्षांश इसको हम बोलते हैं, या फिर इक्वेटर रेखा बोलते हैं, या फिर भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या नाम है इसका, इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं और भूमध्य रेखा बोलते हैं, है ना। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के गुजरती है ना। इसका जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, नदर्न हेमिस्फीयर, है ना, या फिर इसको हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं, ठीक है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला जो आप देख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर या फिर दक्षिणी गोलार्ध, है ना। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये बेसिक चीजें आप क्यों बता रहे हैं, तो ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नए से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको अभी ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो इक्वेटर के ऊपर
उत्तरी गोलार्ध नदर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर या फिर दक्षिणी गोलार्ध इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अक्सर आप जब भारत का की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो लोकेशन बताने के लिए आप बोलते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो वो इसी प्रकार से आपको पता चलता है। तो ये तो हो गई विषुवत रेखा की बात, है ना। इसके अलावा इसी प्रकार से एक और रेखा होती है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, है ना। इसको मैं ब्लैक कलर से बनाता हूं। इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, है ना। यहां पर मैंने बना दी। इसको हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरती है ना। और ये पृथ्वी को ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको हम क्या बोलेंगे? ईस्टर्न हेमिस्फीयर या फिर पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और इसको हम बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, या फिर इसको हम हिंदी में बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको ले जाता हूं इंडियन ज्योग्राफी की ओर। जब आप भारत की लोकेशन बताते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो भारत है, ठीक है, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्या बोलते हैं? हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो वो कैसे आता है? वो इसी प्रकार से आता है। हमारा भारत कहाँ है? यहां पर हमारा भारत है, ठीक है। तो ये इक्वेटर के ऊपर है, तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, ठीक है। और ये 0 डिग्री के पूर्व में है, तो क्या हो गया? पूर्वी गोलार्ध हो गया। तो इसको हम साथ में क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इस प्रकार से आप किसी भी देश के बारे में बता सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप क्या बोलेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो इतना बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ये ईस्ट होता है ना, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ठीक है, ये नॉर्थ होता है यहाँ पर, और ये साउथ होता है। ये बेसिक चीजें तो आपको पता ही होगा, क्योंकि नॉर्मली जब हम कोई भी कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, किसी देश के बारे में पढ़ेंगे, तो इस प्रकार के शब्दों का यूज करते हैं। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गोलार्धों के बारे में, हेमिस्फीयर के बारे में, दिशाओं के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए, आई थिंक इतना आपको समझ में आगे होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको पूरा टाइम यहां पर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अब हमें और क्या चीजें पढ़नी है? तो आप महाद्वीप तो जब पढ़ते हैं तो और भी बहुत सारे शब्द आपको सुनने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आप एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, तो उसके अंतर्गत आपको द्वीप, प्रायद्वीप, है ना, उपमहाद्वीप, इस प्रकार के शब्द अक्सर सुनने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सेम टाइप के ये पढ़ने में हमें समझ में आते हैं ना। महाद्वीप, द्वीप, प्रायद्वीप और उपमहाद्वीप, तो इनकी डेफिनेशन को भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम महाद्वीपों को पढ़ेंगे तो इनका जिक्र भी आएगा। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, है ना, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप, ऐसे शब्द अक्सर आते हैं, तो हमें इनके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम महाद्वीप को ही डिस्कस कर लेते हैं, चूंकि हम महाद्वीपों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए कोई फिक्स नहीं है ना, कोई स्पेसिफिक इसकी डेफिनेशन अभी तक नहीं है। नॉर्मली जो सर्वमान्य एक प्रकार से डेफिनेशन है वो ये है कि पृथ्वी पर जो बड़े भूखंड आपको अलग से सेपरेट दिखाई देते हैं, है ना, जैसे कि एक भूखंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक भूखंड यहाँ दिखाई दे रहा है, 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 और ये नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इनको ही हम महाद्वीप या फिर कॉन्टिनेंट बोल देते हैं, है ना। इसके अलावा इनकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, कोई खास पहचान होती है, सांस्कृतिक तौर पर ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, एक अपना कल्चर होता है या फिर कोई यूनिक विशेषता होती है, तो उसको भी कॉन्टिनेंट बोलते हैं। कुछ कुछ भूगोलविद्ता ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, जो ऐसे भूखंड जो पृथ्वी पर अलग से ही दिखाई देते हैं, जल से सेपरेट दिखाई देते हैं, ठीक है, बड़े भूभाग होते हैं, भूखंड होते हैं, विस्तृत भूखंड होते हैं, इनको हम महाद्वीप बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इसकी कोई भी ऐसी एक फिक्स या फिर डिफाइन साइंटिफिक कोई ऐसी थ्योरी नहीं है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा जो महाद्वीप हैं ये हमेशा से गतिशील रहे हैं, मतलब जैसे आपको अभी ये दिखाई दे रहे हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक, ये हमेशा से ऐसे नहीं है। आज से करीब 25 करोड़ वर्ष पहले या फिर 20 करोड़ वर्ष पहले ये आपस में जुड़े हुए थे, है ना, ये आपस में सब जुड़े थे। देखिए, यदि आप ये जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना, इसको यदि आप यहां ले जाएंगे तो ये इस प्रकार से इसमें जुड़ जाएगा, है ना। पजल गेम आपने खेला है ना, वो जोड़ने वाला जो आप बच्चे खेलते हैं आजकल, तो पजल गेम की तरह ये आपको सब जुड़ते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो थोड़ा सा हम ये भी समझ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन
जब हम पढ़ते हैं महाद्वीप की तो एक ये पॉइंट भी आता है कि ये हमेशा से गतिशील रहे हैं, है ना, इसलिए इनकी हम कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं दे सकते। और ऐसा माना गया है कि आज से करीब लगभग 25-30 करोड़ वर्ष पहले ये जितने भी महाद्वीप हैं फिर आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। और इसका कुछ वैज्ञानिकों ने नाम भी दिया है, उसका नाम उन्होंने दिया है पेंजिया प्रॉक्सिमा, ऐसा कुछ नाम दिया है ना, पेंजिया प्रॉक्सिमा उसका नाम दिया है। तो आज से 50-25 करोड़ वर्ष पहले, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इस पर एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, है ना। जितने भी ये महाद्वीप हैं वर्तमान में कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इससे वर्तमान से आप यदि 25 करोड़ वर्ष पहले इस प्रकार से घूम के जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का सुपर कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, है ना। सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है, जितने भी 7 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आप देखते हैं, ये सभी आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। ये कब की बात है, 25 से लेकर के 20 करोड़ वर्ष पहले की ये बात है, ठीक है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ करोड़ों वर्षों में ये टूटना स्टार्ट हुआ, है ना। ये आपने पढ़ा होगा, अल्फ्रेड वेगनर साहब ने 1912 में एक थ्योरी दी थी जिसका नाम दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना। इन्होंने क्या बताया था कि जो भी महाद्वीप वर्तमान में पृथ्वी पर हैं ये गतिशील हैं, गति कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, है ना। वो हम प्लेट टेक्टोनिक की कोई सीरीज भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, तब हम वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं कि ये आखिर मूवमेंट कैसे करते हैं ना। जैसे हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी का एक टुकड़ा हमने यहां से निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है ना, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसका एक टुकड़ा हमने इस प्रकार से यहां पर काट के निकाल लिया, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो ऊपर वाला क्रस्ट मेंटल कोर, पृथ्वी की 3 लेयर होती है। जब हम आंतरिक संरचना या फिर इनर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, तो क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है ना। ऊपर वाला क्रस्ट होता है, बीच वाला मेंटल होता है और अंदर वाला कोर होता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला क्रस्ट है ना, या फिर इसको हम भूपरपटी, भूपटल बोलते हैं, है ना। और जो ये बीच वाला क्या है, मेंटल, ठीक है, और ये क्या है, कोर। तो क्रस्ट और मेंटल की जो ऊपरी लेयर है, ऊपरी मेंटल की जो ये ऊपरी लेयर है, इसको मिलाकर के हम बोलते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं या फिर लिथोस्फेयर बोलते हैं ना। स्थल मंडल या फिर लिथोस्फेयर बोलते हैं, या फिर इनको ही हम बोल देते हैं प्लेट, है ना। इसको ही आप क्या बोल सकते हैं, प्लेट। और यही प्लेट जो है, यहां पर नीचे दुर्बलता मंडल है ना। यहां पर नीचे क्या है, दुर्बलता मंडल है, जहां पर मैग्मा भरा हुआ है ना, अर्ध तरल अवस्था में। अर्ध तरल मतलब ऐसे समझिए जैसे शहद होता है ना, उसी प्रकार से अर्ध तरल अवस्था में मैग्मा भरा हुआ है मेंटल के अंतर्गत। और इसी, है ना, और इस जहां पर ये मैग्मा भरा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दुर्बलता मंडल, है ना। दुर्बलता मंडल या फिर एस्थेनोस्फीयर इसको हम बोलते हैं। तो इसी एस्थेनोस्फीयर में ये स्थल मंडल या फिर लिथोस्फीयर क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए ये क्या है, लिथोस्फीयर है, ठीक है। और यहां पर ये क्या है, ये एस्थेनोस्फीयर है या फिर क्या है, दुर्बल मंडल या फिर दुर्बलता मंडल है, ठीक है। यहां पर लावा भरा, मैग्मा भरा हुआ है अर्ध तरल अवस्था में, शहद के जैसे। और ये जो लिथोस्फीयर है इस पर ही मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि ये मान लीजिए एक प्लेट ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो इस प्रकार से जो ये जो आपको महाद्वीप यहां पर दिख रहे हैं, इस प्रकार से टूटना स्टार्ट हुए। हालांकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ये सारी चीजें नहीं बताई थी अल्फ्रेड वेगनर साहब ने, सिर्फ ये बताया था कि ये सारे महाद्वीप टूट रहे हैं। उसके पीछे रीजन दूसरा दिया था, अभी हम डिटेल में वहां पर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका विस्थापन स्टार्ट हुआ, है ना। 25 से 20 करोड़ वर्ष पहले टूटना स्टार्ट हुए और लगभग 15 से 20 करोड़ वर्ष पहले 2 भागों में टूटा। ऊपर वाले को बोला गया लॉरेशिया या फिर इसको हम बोलते हैं अंगारा लैंड, ठीक है। और नीचे वाले को बोले गया गोंडवाना लैंड, ठीक है। फिर और धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हुआ। इससे नॉर्थ अमेरिका टूटा, यूरोप, एशिया, यूरेशिया टूटा, है ना, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इस प्रकार से ये धीरे धीरे करोड़ों वर्षों में 25 करोड़ वर्ष पहले से लेकर के वर्तमान में ये टूटना स्टार्ट हुए। और वर्तमान में कुछ इस प्रकार के हमें 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि महाद्वीप की कोई ऐसी स्पेसिफिक
डेफिनेशन नहीं है, कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग भूगोलवेत्ता या फिर जो भूगोल से संबंधित वैज्ञानिक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है ना। और ऐसा माना जा रहा है कि आज से करीब 25 करोड़ वर्ष बाद पुनः ये आपस में जुड़ जाएंगे, है ना, जिसका मैंने आपको नाम भी बताया, पेंजिया। अभी मैंने आपको नाम बताया ना, पेंजिया, पेंजिया, पेंजिया प्रॉक्सिमा, पेंजिया प्रॉक्सिमा इसका नाम होगा आज से 25 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, तो 25 करोड़ वर्ष पहले इसका नाम पेंजिया था, और ऐसा माना जाता है, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पुनः ये आपस में जुड़ जाएंगे, उसको हम पेंजिया प्रॉक्सिमा बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो होगा महाद्वीप। आई थिंक आपको समझ में हो गया, आ गया होगा। कुछ इस प्रकार से देखिए, महाद्वीप पेंजिया से टूट करके अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड से होते हुए वर्तमान में 7 महाद्वीप जो आपको देखने को मिलते हैं, कुछ इस प्रकार से टूट करके ये अलग हुए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना। थोड़ा सा आप इस इमेज को अच्छे से देख लीजिए, है ना। इस प्रकार से ये पूरी प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों के द्वारा ये इस प्रकार से भारत उत्तर की ओर यूरेशियन प्लेट से टकराया और हिमालय का निर्माण हुआ। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है हिमालय के निर्माण में। और ये आपको जो यहाँ पर बाउंड्री दिख रही है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि महाद्वीप क्या होते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर होगी। ठीक है, महाद्वीप आप समझ गए, अच्छी बात है। दूसरी बात है द्वीप, है ना। द्वीप, इनका भी अक्सर यूज होता है। जब हम कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तो अक्सर शब्द यूज करेंगे, आइलैंड, जैसे कि एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड ये है, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड ये है, तो आपको आइलैंड के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो आइलैंड क्या होता है, द्वीप क्या होता है, ये मान लीजिए कोई एक भूखंड है ना, इसको हम बोलेंगे द्वीप या फिर आइलैंड। ठीक है, अब ये क्या है, चारों ओर से किसी वाटर बॉडी से, ठीक है, किसी वाटर बॉडी से या फिर जल से घिरा हुआ है। चारों ओर क्या है, पानी है ना। अब ये जो वाटर बॉडी है, ये समुद्र भी हो सकता है, ठीक है, कोई महासागर भी हो सकता है, ओशियन भी हो सकता है, सी भी हो सकता है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे, इसको हम ओशियन बोलेंगे। ठीक है, मैं साथ ही साथ इंग्लिश टर्म्स भी यूज कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों की शिकायत होती है कि सर आप हिंदी में पढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे टर्म्स लिखे हैं, कॉन्टिनेंट, आइसलैंड, है ना। ज्यादातर मैं हिंदी वर्ड यूज करता हूँ, क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करता हूँ बोलने में कि टर्म्स पूरे यूज करूं, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो। थोड़ा सा आप भी एडजस्ट करके चलिए। ठीक है, चलिए, अभी समुद्र हो सकता है, महासागर हो सकता है, कोई झील हो सकती है ना, यहां तक कि कोई नदी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर कोई एक भूभाग है, भूखंड है, ये नदी में भी हो सकता है, जिसको हम द्वीप बोलेंगे, किसी महासागर में भी हो सकता है, किसी सागर में भी हो सकता है, और किसी झील में भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सागर और महासागर में कोई भूखंड सॉरी चारों ओर से जल से घिरा है तो उसको ही हम द्वीप बोलेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना, जिसको हम बोलते हैं माजुली, है ना, असम में देखने को मिलता है माजुली। ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है, नदी द्वीप है ना। हम पढ़ते हैं ना, माजुली ब्रह्मपुत्र असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो मेरा बताने का मकसद यह है कि ऐसा मत समझना कि द्वीप जो होते हैं सिर्फ समुद्र या फिर महासागरों में ही होते हैं, है ना, कहीं पर भी हो सकते हैं, किसी भी वाटर बॉडी में हो सकते हैं। और यदि विश्व के सबसे बड़े द्वीप की यदि मैं बात करूं, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये ग्रीनलैंड है ना। आपको नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के पास उत्तर पूर्व में यहां पर देखने को मिलेगा। ये क्या है, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, कनाडा का पार्ट है ना, कनाडा या फिर नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है, आप अपने एटलस में देख सकते हैं। और वहां पर आपको एक विशाल इस प्रकार का आइलैंड देखने को मिलेगा, जो देखिए चारों ओर से ब्लू कलर से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब जिन बच्चों को पता हो वो बता दीजिए कि जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है ना, इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आप कमेंट में बता दीजिए जिन बच्चों को पता है। नहीं तो हम जब एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, है ना। जिनको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। और बच्चों एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी ये पूरी हमारी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, भले ही धीरे धीरे ये लेक्चर आएंगे, लेकिन हम पूरा कंप्लीट करेंगे। बहुत ही बेसिक से, बहुत ही अच्छे से, सिंपल लैंग्वेज में मैपिंग के थ्रू हम इसको कंप्लीट करेंगे। आपको करना बस इतना है कि वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का लाभ ले पाए। ठीक है, इतना सा बस आपको करना है, बाकी सारा कंटेंट आपको यहां पर फ्री में अवेलेबल होने वाला है। ठीक है, तो इसका आप कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये ग्रीनलैंड जो है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। ठीक है, याद रखना है कहां पर आता है। तो थोड़ा सा हम वर्ल्ड मैप की ओर चलते हैं, है ना। वर्ल्ड मैप में भी एक बार आप देख लीजिए, यहां पर देखिए। ठीक है, ये आप देखिए, है ना, ये है ग्रीनलैंड। ये कौन सा महासागर है, ये जो आप पूरा महासागर दिख रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर, अटलांटिक
ओशियन या फिर अटलांटिक महासागर बोलते हैं। तो ये वाला ऊपर वाला हो गया नॉर्थ अटलांटिक, नीचे वाला हो गया दक्षिणी अटलांटिक, है ना। और यहाँ पर आर्कटिक महासागर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऊपर आर्कटिक महासागर है, अभी हम डिस्कस करेंगे महासागरों को। तो ये जो ग्रीनलैंड है इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर भी आ जाता है आर्कटिक महासागर में, और कुछ यहाँ पर अटलांटिक महासागर में भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ग्रीनलैंड है। अब एक चीज और समझिए, यहां से क्वेश्चन आते हैं। एक तो सबसे बड़ा आइलैंड है, द्वीप है, ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी बात कि भौगोलिक रूप से, है ना, ज्योग्राफिकली यदि आप इसको देखेंगे तो ये किसका हिस्सा है, ये नॉर्थ अमेरिकी प्लेट का हिस्सा है। नॉर्थ अमेरिका जो है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट या फिर उत्तर अमेरिकी प्लेट का हिस्सा है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि जो ग्रीनलैंड है ये उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट का भाग है या फिर पार्ट है। ठीक है, प्लेट मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आप जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं तो मेजर आपको 7 प्लेटें देखने को मिलती हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक, अंटार्कटिका। तो इसमें से जो ये ग्रीनलैंड है किसका पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गई ज्योग्राफिकली बात, भौगोलिक रूप से, लेकिन राजनीतिक रूप से कि इस पर किसका अधिकार है, अधिपत्य है, तो यहां पर एक छोटा सा देश है डेनमार्क। ठीक है, यहां पर यूरोप में आपको देखने को मिलेगा, यहां पर मैंने छोटा सा यहां पर आपको सर्कल बना दिया, आप अपने एटलस में देख सकते हैं। तो ये डेनमार्क का इस पर अधिकार है। ठीक है, एक यूरोपियन कंट्री है डेनमार्क, इसी डेनमार्क का ग्रीनलैंड पर अधिकार है, राजनीतिक रूप से या फिर पॉलिटिकल रूप से। तो 3 पॉइंट याद रखना, सबसे बड़ा आइलैंड है, ज्योग्राफिकली ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, और यदि पॉलिटिकली आप देखेंगे, राजनीतिक रूप से देखेंगे, तो इस पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। एक बार और हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये डेनमार्क देश है। ठीक है, तो आई थिंक आप यहाँ पर द्वीप के बारे में भी समझ गए होंगे। अब द्वीप से संबंधित एक और तथ्य है, यदि एक द्वीप है तो उसको हम द्वीप बोल देंगे, एक से अधिक द्वीप हैं, है ना, तो उसको हम द्वीप समूह बोल देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बहुत सारे द्वीप हैं, है ना, ये इस प्रकार से, और ये सभी जल से घिरे हुए हैं, तो उसको हम द्वीप समूह या फिर आइल्स बोल देते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। जैसे कि देखेंगे इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया जो है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यहाँ पर 12,000 से लेकर के 13,000 द्वीप हैं, और इन सभी द्वीपों से मिलकर के सबसे बड़ा द्वीप समूह विश्व का ये बनाता है। यहां पर देखिए ये इंडोनेशिया है ना, यहां पर आप देखेंगे तो ये इंडोनेशिया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, हमारा पड़ोसी ही है, एक प्रकार से समुद्री पड़ोसी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक द्वीप भी आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा, महाद्वीप भी हो गया होगा। अब हम आते हैं प्रायद्वीप पे, है ना। प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप ऐसा हिस्सा होता है जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए कोई भूभाग है ना, ये क्या है, भूभाग है, कोई लैंड एरिया है। ठीक है, ये लैंड एरिया है। अब ये इस साइड से जल से घिरा हुआ है, ठीक है, ये, ठीक है, यहां से ये जल से घिरा है, और ऊपर तो ये स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो देखिए 3 ओर से जल से घिरा है, ऊपर से स्थल से घिरा है, लेकिन 3 ओर से ये जल से घिरा हुआ है, किसी वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप बोलते हैं। सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल आपको हमारे इंडिया में ही देखने को मिलता है। यहां पर देखिए इंडिया, ये हमारा प्यारा भारत है, और ये वाला भारत का जो हिस्सा है, ठीक है, देखिए, ठीक है, ये वाला जो हमारे भारत का हिस्सा है दक्षिण वाला, ठीक है, यहां पर यदि मैं मार्क कर दूं इस प्रकार से, तो इस भारत को बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्कन प्रायद्वीप। इसका नाम क्या है, दक्कन प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप, है ना। जब आप फिजिकल डिवीजन पढ़ते हैं इंडिया का, तो पढ़ते हैं ना दक्कन पेनिनसुला, तो ये दक्कन प्रायद्वीप है, जो कि भारत का दक्षिणी या फिर सदर्न पार्ट है ना, इसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, दक्कन का पठार बोलते हैं, या फिर दक्कन पेनिनसुला बोलते हैं ना। देखिए यहाँ पर अरब सागर है ना, इस साइड क्या है, पश्चिम में अरब सागर है, अरेबियन सी है, यहाँ पर BOB बंगाल की खाड़ी या फिर बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर इंडियन ओशियन है या फिर हिंद महासागर है। तो देखिए 3 ओर से ये जल से घिरा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय भारत, है ना, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ये तो हो गया हमारे भारत की बात, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है, तो इसका आंसर क्या आप देंगे, अरेबियन पेनिनसुला। क्या बोलेंगे, अरेबियन, अरेबियन पेनिनसुला, पेनिनसुला जो है या फिर अरेबियन जो प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर से लिख देता हूं, इसका नाम क्या है, अरब प्रायद्वीप। ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे अरेबियन पेनिनसुला। अब देखिए यहां से भी ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, लाल सागर या फिर रेड सी है। ठीक है, यहां पर भी देखिए आप ये वाटर बॉडी से
घिरा हुआ है, और यहाँ पर भी आप देखिए ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो तीन ओर से ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, और विश्व का सबसे बड़ा, या फिर हमारा जो वर्ल्ड है, पूरी पृथ्वी है, उसका सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप है ना। यूएई हो गया, सऊदी अरब, यमन, ओमान वगैरह आपको इसी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, जो बेसिकली ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, जहां पर ऑयल का उत्पादन होता है। आप अपने एटलस में अच्छे से देख सकते हैं, और जब हम एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, हमारे भारत के प्रायद्वीप का नाम दक्कन प्रायद्वीप है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लें। आगे है बच्चों उपमहाद्वीप, है ना। अब ये यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, है ना, और ये उनको समझ में नहीं आता कि उपमहाद्वीप क्या है। जैसे कि आप पढ़ते हैं कि हमारा भारत जो है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, या फिर भारतीय उपमहाद्वीप का भाग है। हमारा भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, इसके अलावा बांग्लादेश हो गया। ये तो किसका पार्ट है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, या फिर भारतीय उपमहाद्वीप का पार्ट है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक यहाँ पर इमेज में आपको ले चलता हूं, ठीक है। ये देखिए सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, यदि किसी महाद्वीप है ना, कोई एक महाद्वीप है, उससे यदि कोई पर्टिकुलर क्षेत्र उस महाद्वीप के अंतर्गत नेचुरल बाउंड्री या फिर प्राकृतिक सीमा के द्वारा अलग हो रहा है, पृथक हो रहा है, या फिर कोई किसी अलग सेपरेट प्लेट में स्थित है ना। जैसे देखिए जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है ना, ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, ठीक है। इसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा भारत है, ठीक है। अब बच्चे कमेंट में ये मत बोलना कि इंडिया का गलत मैप बताया, ठीक है। ये कोई इंडिया का मैप नहीं है, ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोई गलत मैप नहीं है। बच्चे क्या इमोशनल हो जाते हैं और उनको आइडिया नहीं होता कि मैं यहाँ पर क्या पढ़ा रहा हूँ, बोलेंगे गलत मैप। तो ये इंडिया का मैप नहीं है, पहली बात याद रखना। यहाँ पर मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इंडिया हो गया, यहाँ पर आपको नेपाल देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर नेपाल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको भूटान देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा, यहां पर श्रीलंका, और यहां पर मालदीव भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी जो देश हैं बच्चों, पहली बात तो इंडियन प्लेट में स्थित हैं, और दूसरी बात प्राकृतिक। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ये हिमालय पर्वत है पूरा, ये हिमालय पर्वत है। यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत देखने को मिलेगा, यहाँ पर अराकानियोमा आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये पूरी प्राकृतिक एक नेचुरल बाउंड्री बन रही है, जो कि प्रकृति ने बनाई है, और पूरा हिमालय पर्वत के द्वारा ये एशिया से सेपरेट हो रहा है। इसलिए इसको हम बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये हमारी इंडियन प्लेट है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये हमारी इंडियन प्लेट में स्थित है, इसको हम बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आई थिंक आपको उपमहाद्वीप की भी यहाँ पर डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। क्लियर है, चलिए। तो महाद्वीप, द्वीप, प्रायद्वीप, उपमहाद्वीप, ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बता देता हूं, एक कोई बहुत बड़ा भूभाग जिसमें बहुत सारे देश होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 7 महाद्वीप आप देखते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। द्वीप कोई ऐसा थोड़ा छोटा क्षेत्र महाद्वीप के कंपैरिजन में जो चारों ओर से वाटर बॉडी या फिर जल से घिरा हुआ होता है, उसको हम द्वीप बोलते हैं। एक से अधिक द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीप हैं, तो उसको हम द्वीप समूह बोल देते हैं। ऐसा पर्टिकुलर कोई भी क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और ऐसा कोई पर्टिकुलर क्षेत्र जो नेचुरल बाउंड्री से अलग होता है, सेपरेट होता है, उसकी अलग कोई प्लेट है, तो उसको हम उपमहाद्वीप बोल देते हैं, ठीक है। ये चीजें आई थिंक आपको बहुत अच्छे से बच्चों क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें, पेंजिया वगैरह, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम फाइनली देख लेते हैं कि आखिर भैया महाद्वीप कितने हैं, महासागर कितने हैं। तो आपको पता होगा, हमारी जो अर्थ है आपको यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ पर आपको 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं, ठीक है। कितने? 7 महाद्वीप, 7 कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करते हैं हमारी पृथ्वी पर, ठीक है, जो कि सर्वमान्य। देखिए कुछ कुछ कहीं कुछ कुछ लोग जो हैं, जैसे कि जापान हो गया, पूर्वी एशिया हो गया, है ना, तो कुछ लोग आपको 6 महाद्वीप क्लेम करते हैं, कुछ 5 महाद्वीप क्लेम करते हैं। कुछ लोग अंटार्कटिक को महाद्वीप नहीं मानते, कुछ लोग यूरोप और एशिया को यूरेशिया मानते हैं और एक ही महाद्वीप मानते हैं। तो उसमें हमें नहीं पढ़ना है, हमें 7 महाद्वीप ही मानने हैं, जो कि नॉर्मली ज्यादातर कंट्रीज मानती हैं, ठीक है। तो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला महाद्वीप, यहां से यदि मैं एक लाइन बना दूं इस प्रकार से, ठीक है, यहां से मैं एक प्रकार से लाइन बना दूं, ठीक है, तो ये क्या होगी, एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट की बॉर्डर हो गई, ठीक है। तो ये वाला जो एक महाद्वीप हो गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एशिया। क्या बोलते हैं? एशिया,
ठीक है, जो कि पहला कॉन्टिनेंट है ना, पहला कॉन्टिनेंट है और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, दोनों हिसाब से ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपको याद रखना है एशिया महाद्वीप, ठीक है, जिसपे हमारा प्यारा भारत इंडिया भी स्थित है या फिर देश भी स्थित है। दूसरा कॉन्टिनेंट आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बोलते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट, या फिर हिंदी में भी इसको हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही बोलते हैं। ये दूसरा कॉन्टिनेंट है, दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। दोनों का क्रम दोनों में सेम है ना। जनसंख्या बता रहा हूं यहां पर मैं, इसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है, और एरिया के अकॉर्डिंग भी यहां पर मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो पहले दूसरे तीसरे नंबर पर यदि हम जाएं क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल में आप जाएंगे तो तीसरा आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका या फिर उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक अमेरिका नाम का यहां पर देश है, ये जो आप देख रहे हैं है ना, यहां पर मैंने एक सर्कल मारा और एक सर्कल यहां पर मारा, तो इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं अमेरिका, या फिर इसको हम बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका एक देश है, एक कंट्री है ना। कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्री हो सकती हैं, जबकि नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका पूरा महाद्वीप है, जिसमें आपको कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको और भी बहुत सारे देश देखने को मिलते हैं। तो याद रखना उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जबकि यूएसए अमेरिका उसमें एक देश है, जिसको हम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो ये तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है या फिर महाद्वीप है अकॉर्डिंग टू एरिया, है ना, एरिया के अकॉर्डिंग तीसरा बड़ा है। यदि आप जनसंख्या में तीसरा बड़ा देखेंगे तो वो यूरोप है, अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चौथा बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, इसी के साउथ में साउथ अमेरिका है। पांचवा आपको यहां पर नीचे देखने को मिलेगा, शायद दिख नहीं रहा होगा, आप अपने एटलस में देख सकते हैं, ये पांचवा बड़ा महाद्वीप है, जिसको हम अंटार्कटिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक। ये हमेशा बर्फ से जमा हुआ होता है ना, और कुछ कुछ लोग इसको महाद्वीप नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या कोई भी नहीं रहती है ना, जनसंख्या निवास नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने दिन 6 महीने रात होती हैं, हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तो यहाँ पर कोई इंसान रह नहीं सकता। सिर्फ यहाँ पर शोध और अनुसंधान के ही कार्य चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए कुछ कुछ लोग इसको कॉन्टिनेंट नहीं मानते, लेकिन हमें मानना है पांचवा बड़ा महाद्वीप है अकॉर्डिंग टू एरिया। छठवें नंबर पर आता है यहाँ पर यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दिया यूरोप, सबसे एक प्रकार से डेवलप्ड कॉन्टिनेंट माना जाता है, ठीक है। और सातवां यहां पर ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशिनिया, है ना, कई जगह आपको ओशिनिया भी लिखा मिलेगा। ये भी अभी मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ओशिनिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया में क्या अंतर है। तो ये सातवां बड़ा महाद्वीप है। अब जो मैंने क्रम बताया आपको क्षेत्रफल के अनुसार बताया है, सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, पांचवा, ठीक है, अंटार्कटिका, छठवां यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। अब यदि आप इसको जनसंख्या के अनुसार देखेंगे तो सबसे बड़ा एशिया हो जाएगा, दूसरा अफ्रीका हो जाएगा, तीसरे पर यूरोप आ जाएगा, है ना, तीसरे पर यूरोप आ जाएगा जनसंख्या के अनुसार, चौथे पर नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, पांचवे पर साउथ अमेरिका आ जाएगा, छठवें पर आपको यहां पर ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा, सातवां कोई नहीं होगा क्योंकि यहां पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती, ठीक है। तो ये 7 महाद्वीप अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और अकॉर्डिंग टू एरिया मैंने आपको डिस्कस करा दी। आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां, ठीक है। ये क्या हो गई? ये जनसंख्या के हिसाब से हो गए, ठीक है, ये हो गई जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। अब मैं रेड से आपके सामने लिख रहा हूं यहां पर, ये सॉरी, ये जनसंख्या नहीं, ये क्षेत्रफल के अनुसार है, ठीक है। ये एक मिनट रुकिएगा, ये क्षेत्रफल के अनुसार है, ये क्षेत्रफल के अनुसार है। कैसे हैं ये? क्षेत्रफल या फिर एरिया के अकॉर्डिंग है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। ये क्षेत्रफल या फिर एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहां पर। अब दूसरे पेन से मैं यहां पर लिख रहा हूं जनसंख्या के अकॉर्डिंग। पहले पर ये है, दूसरे पर ये है, तीसरे पर ये है, चौथे पर ये है, पांचवे पर ये है, ठीक है, छठवे पर ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? जो रेड पेन से मैंने लिखा है, ये क्या लिखा है? जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, और जो काले पेन से लिखा है ये क्षेत्रफल के आधार पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं पीडीएफ भी इसकी अवेलेबल आपको करा दूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार मैंने आपको बता दी। बाकी जब हम एक एक महाद्वीप को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी और अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 7 महाद्वीप हो गए है ना। अब कहीं आपको 6 लिखे मिले, 5 लिखे मिले, आपको उसमें नहीं पढ़ना है। वो 6 और 5 कैसे हैं मैं आपको बता देता हूं। कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं ना, कुछ लोग अंटार्कटिक को महाद्वीप नहीं मानते क्योंकि ये श्वेत महाद्वीप है, यहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती। और कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यूरोप और एशिया, इसको एक ही महाद्वीप मानते हैं क्योंकि आप देखेंगे समुद्र से टोटली पृथक नहीं होता है, ये पूरा भूखंड तो पृथक होता है, लेकिन एशिया और जो यूरोप है ये आपस में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एशिया में भी आते हैं और यूरोप में भी आते हैं, जैसे रशिया हो गया, इसका कुछ पार्ट यूरोप में भी आता है और ज्यादातर इसका भौगोलिक पार्ट किस में आता है, एशिया में आता है। कजाकिस्तान भी ऐसा देश है, तुर्की ऐसा देश है, ठीक है। तो इस कारण से कुछ लोग क्या है कि इन दोनों महाद्वीप को जापान वगैरह में यूरेशिया के नाम से एक ही महाद्वीप काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें हमें नहीं पढ़ना है, हमें 7 ही महाद्वीप यहां पर मान करके चलना है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज ये है कि आखिर जो ऊपर है ना, जैसे हमने यहाँ पर अंटार्कटिक दिखा, ये एक महाद्वीप है, तो ऊपर आर्कटिक को महाद्वीप क्यों नहीं मानते, क्योंकि जो नॉर्थ पोल है यहाँ पर भी एक स्थल खंड है जो कि बर्फ से जमा होता है, जैसे अंटार्कटिक है, ठीक है। तो अंटार्कटिक का देखेंगे तो ये साइज में थोड़ा छोटा है आर्कटिक के कंपैरिजन में, और इसका कुछ कुछ हिस्सा अलग अलग देशों में बटा हुआ है। कुछ हिस्सा इसका रसिया के पास है, कुछ फिनलैंड के पास है, कुछ स्वीडन के पास है, कुछ ग्रीनलैंड में, कुछ नॉर्थ अमेरिका कनाडा के अंतर्गत है। तो अलग अलग देशों में बटा हुआ है, क्योंकि कॉन्टिनेंट में एक डेफिनेशन मैंने आपको ये भी बताई थी कि उसकी कोई एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो एक श्वेत महाद्वीप तो हमारे पास है अंटार्कटिका, है ना, इसलिए इसको नई पहचान नहीं मिली और इसका जो क्षेत्रफल है अलग अलग देशों में बटा हुआ है, ठीक है। तो आर्कटिक जो है ये कोई महाद्वीप नहीं है, आपको याद रखना है, बल्कि इसका क्षेत्रफल अलग अलग देशों में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 7वां महाद्वीप, है ना, 7th जो कॉन्टिनेंट है जिसको हम ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, और कहीं कहीं आपको ओशिनिया भी लिखा मिलता है ना, कहीं ऑस्ट्रेलिया लिखा मिलेगा और कहीं आपको ओशिनिया लिखा मिलेगा। तो आखिर इसके पीछे क्या है, जो बच्चे होते हैं खासतौर पर जो नए नए तैयारी करने आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया क्या है इसको हम समझ लेते हैं। जो आपको यहाँ पर येलो कलर से दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत काउंट करते हैं ना। येलो कलर से न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर एक चीज मैंने बनाई, ठीक है, एक ये बनाया, दूसरा यहां पर बॉक्स बनाया और तीसरा बॉक्स यहां पर बनाया। अलग अलग कलर से आपको ये बॉक्स दिख रहे होंगे, ठीक है। अब ये क्या चीज है, आपको शायद यहां पर नहीं दिख रहे होंगे, आपको अपने एटलस में देखना है, ठीक है। छोटे छोटे यहां पर आपको डॉट दिख रहे होंगे, है ना, आप अपने एटलस में देखिए छोटे छोटे इस प्रकार से डॉट हैं। ये क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, ये है आइलैंड या फिर द्वीप, है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, द्वीप, जो कि छोटे बड़े हैं आकार में, खासतौर पर छोटे हैं। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है, ये क्या है, पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, जहां पर छोटे बड़े हजारों लाखों हजारों की संख्या में क्या है, द्वीप हैं, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में जो ये द्वीप स्थित हैं इनको ही हम बोलते हैं माइक्रोनेशिया। जो इस क्षेत्र में द्वीप है इनको हम बोलते हैं माइक्रोनेशिया। यहां पर जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं मेलेनेशिया, और यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं पोलिनेशिया, ठीक है। तो माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और पोलिनेशिया, और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, इनको यदि आप साथ में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ओशिनिया। मतलब ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और मेलेनेशिया आ जाते हैं। इनको साथ में हम क्या बोलते हैं, ओशिनिया। जबकि ये सिर्फ जो येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये भी 7वां महाद्वीप द्वीप है, आपको याद रखना है। कहीं कहीं आपको ऑस्ट्रेलिया लिखा मिलेगा, कहीं कहीं ओशिनिया आपको लिखा मिलेगा, लेकिन दोनों में अंतर है ना। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ओशिनिया अलग है, इनको मिलाकर के हम ओशिनिया शब्द यूज करते हैं। तो ये डाउट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगली एक और चीज है कि 8वां महाद्वीप कौन सा है ना, 8th महाद्वीप। कुछ भूवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि 8वां महाद्वीप भी है, जो कि इसका 94% हिस्सा समुद्र में समाहित है या फिर डूबा हुआ है, जो कि गोंडवाना लैंड से करीब 8 करोड़ वर्ष पहले टूटा था, है ना। गोंडवाना लैंड अभी मैंने आपको डिस्कस कराया था ना, अंगारा लैंड, पेंजिया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूटा था। तो गोंडवाना लैंड का ही ये हिस्सा था जिलैंडिया, जो करीब 8 करोड़ वर्ष पहले उससे टूटा था, ठीक है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये है, और इसके पूर्व में आपको ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और इसके पूर्व में आपको यहाँ पर एक कुछ दिख रहा होगा, इसका ही बड़ा मैप मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। ये पैसिफिक ओशन में आपको बहुत बड़ा सा भूखंड, विशाल भूखंड देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इसमें जो ग्रीन कलर से जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है,
ये तो न्यूजीलैंड है ना। और यहाँ पर भी छोटा सा पार्ट है जिसको न्यू कैलेडोनिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो जो पार्ट है ये समुद्र के ऊपर है। बाकी जो आपको ये दूसरा कलर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये समुद्र में समाहित है ना। तो इसका 94% हिस्सा, इसका 94% जो हिस्सा है वो समुद्र में समाहित है, ठीक है। ये समुद्र में डूब चुका है, समाहित हो चुका है। सिर्फ 6% हिस्सा ही जो कि न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया है यही समुद्र के ऊपर है। और इस महाद्वीप को बोलते हैं विश्व का 8वां महाद्वीप, जिसका नाम है न्यूजीलैंडिया या फिर जीलैंडिया भी इसको हम बोलते हैं। न्यूजीलैंडिया या फिर जीलैंडिया इसको हम बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल लगभग 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है? इसका क्षेत्रफल 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और लगभग 7.9 या फिर लगभग 8 करोड़ वर्ष पहले ये गोंडवाना लैंड से टूटा था। तो कभी एग्जाम में आ जाए 8वां महाद्वीप कौन सा है तो याद रखना जीलैंडिया 8वां महाद्वीप है, ठीक है। तो 7 महाद्वीप के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ओशिनिया क्या है ये समझ में आ गया होगा जो कि 7वां महाद्वीप है। जीलैंडिया क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हर चीज का आपको आंसर यहां पर मिल गया होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, कि आज से कुछ समय पहले, आपको कुछ समय बाद हो सकता हो कि आज से कुछ समय का बाद का मतलब ये है 1-2 साल नहीं, लगभग करोड़ वर्ष के बाद, है ना। 1 करोड़ वर्ष या फिर लगभग 5 आप ऐसा बोल लीजिए 50 लाख साल बाद, है ना। ऐसा हो कि एक नया आपको पृथ्वी पर बहुत बड़ा द्वीप देखने को मिले, है ना, कुछ इस प्रकार से। आज से लगभग 1 करोड़ वर्ष बाद, 50 लाख वर्ष बाद नया कोई आपको यहां पर इस प्रकार से द्वीप देखने को मिले। ये क्या चीज है? तो और एक नया यहां पर कोई सागर देखने को मिले। तो ये क्या चीज है कि ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ईस्टर्न अफ्रीका है, ये पूर्व ओर से टूट रहा है ना। ये यहां से क्या हो रहा है? टूट रहा है यहां से, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला हिस्सा जो है इसका ये टूट रहा है ना। ये वाला हिस्सा टूट रहा है। अभी मैंने आपको बताया था ना, प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां होती हैं जिसके कारण से महाद्वीप और महासागर ये टूटते हैं या फिर इनका विस्तार होता है ना। तो ये वाला हिस्सा क्या होगा? टूट जाएगा। और ये टूटना स्टार्ट हो चुका है 2005 में, है ना। 2005 में लगभग 56 किलोमीटर लंबा एक क्रैक देखने को मिला था अफ्रीका में, कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का। देखिए कुछ इस प्रकार का 56 किलोमीटर लंबा क्रैक देखने को मिला था अफ्रीका में, ईस्टर्न अफ्रीका में, ठीक है। ये देखिए कोई एक रोड है और यहाँ पर ये जगह टूट चुकी है और इसको फिल किया गया है, फिर गाड़ियां जा पा रही हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज हो रही है? यहाँ पर एक प्लेट है ना। इस वाली प्लेट को हमने नाम दिया सोमालियन प्लेट, और ये जो यहाँ पर प्लेट है इसको नाम दिया गया है नूवियन प्लेट। तो नूवियन प्लेट और सोमालियन प्लेट ये टूट रही हैं और सोमालियन प्लेट इस प्रकार से मूवमेंट कर रही है। और आज से करीब लगभग ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 1 करोड़ वर्ष पहले या फिर ऐसा बोल लीजिए 50 लाख से लेकर के लगभग 1 करोड़ वर्ष के बाद ये जो हिस्सा है बिल्कुल अलग हो जाएगा और कुछ इस प्रकार का यहाँ पर दिखाई देगा, है ना। एक नया द्वीप बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेडागास्कर आप देखते हैं, है ना। मेडागास्कर यहाँ पर आप देखिए ये जो है मेडागास्कर है, ये भी कुछ ऐसे ही टूटा था, ठीक है। तो इस प्रकार से एक नई द्वीप की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये करोड़ों वर्ष की घटना है। ऐसा मत सोच लेना कि आपको आपके जीवन काल में ही या फिर पिछले अगले 10 वर्ष में ये देखने को मिल जाएगा। आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों, पता नहीं कितनी बार मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा, हो सकता हो तब तक पृथ्वी सही सलामत रही, जीवन रहा, तो वो ऐसा देख पाए, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसे मानव के आजकल क्रियाकलाप है कि पृथ्वी इतने टाइम तक सर्वाइव कर पाएगी, ठीक है। तो ये अभी हमें पढ़ना, पढ़ाई के दृष्टिकोण से समझना है कि नया आइलैंड बन जाएगा करोड़ों वर्षों के बाद। रिफ्ट वैली जो ये है, भ्रंश घाटी इसको हम बोलते हैं ना, अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली, मतलब रिफ्ट मतलब धंस जाना, किसी हिस्से का नीचे धंस जाना। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये नया द्वीप आइलैंड भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये आज हमने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस की हैं कि महाद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, महाद्वीप की डेफिनेशन क्या है, पेंजिया क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, कैसे महाद्वीप वर्तमान में अस्तित्व में आए, ठीक है। कोशिश की है मैंने बहुत ही आसान शब्दों में एक एक छोटी छोटी चीजें डिस्कस बताऊं आपको और क्लियर करूं, है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कराई। कोई भी डाउट आई थिंक आपको नहीं रहा होगा, ठीक है। यदि कोई डाउट होता भी है तो आप कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा। यदि आपका अच्छा कोई ऐसा डाउट होगा जो रिप्लाई करने लायक हो तो मैं आपका डाउट बिल्कुल कमेंट में रिप्लाई करूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा वो उसमें हम एशिया कॉन्टिनेंट को स्टार्ट करेंगे, जो कि पहला कॉन्टिनेंट हम पढ़ेंगे और एक एक करके सारे महाद्वीप को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पर फ्री में आपको सारी क्लासेस मिल रही हैं कि आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में या फिर आपके पास जो भी ग्रुप है ना। अब जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो चीज़ आज हमने आज की क्लास में पढ़ी है तो कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए SSC CGL 2021 में क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, है ना। हालांकि ये हम प्लेट टेक्टोनिक में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर भी हमने डिस्कस किया है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। मैंने आपको बताया था आज से करीब 25 करोड़ पहले, 20 से 25 करोड़ वर्ष पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, है ना, पेंजिया, और एक ही सुपर ओशियन था जिसको हमने बोलते थे पैंथलासा, है ना। ये भी सुन लीजिए, जो एक आपको यहाँ पर महासागर देखने को मिल रहा है इसको हम पैंथलासा बोलते थे, है ना, और एक जो सुपर कॉन्टिनेंट था इसको हम पेंजिया बोलते थे। जब ये टूटना स्टार्ट हुआ, है ना, तो जो ऊपर वाला हिस्सा था जिसको हमने अंगारा लैंड या फिर लॉरिशिया बोला था, इसमें वर्तमान के कौन कौन से महाद्वीप स्थित है। तो एक तो यूरेशिया, है ना, मतलब एशिया का पूर्वी पार्ट पूरा, जिसको हम यूरेशिया बोलते हैं, यूरोप और एशिया, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, ये सब इसका हिस्सा थे, है ना। यूरोप हो गया पूरा। और गोंडवाना लैंड के पार्ट कौन कौन से थे, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब किसके हिस्सा थे, गोंडवाना लैंड के भाग थे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। तो जो नॉर्थ अमेरिका है ये किसका, अंगारा लैंड का पार्ट था, किसका, अंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया का पार्ट था, ना कि गोंडवाना लैंड का। तो ये तीनों किसके पार्ट थे, ये तीनों किसका पार्ट थे, गोंडवाना लैंड का ना। हमारा भारत इस प्रकार से पूर्व की ओर मूव किया है, ठीक है। हिमालय वाला आप लेक्चर देख लेना मेरा, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगली जो कोई यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया किसका पार्ट था, एशिया किसका पार्ट था, यूरोप किसका पार्ट था। तो आपको आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, ये मैप आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है, नीचे दिए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में बताना, है ना। अकॉर्डिंग टू एरिया आपको अवरोही क्रम में यहां पर जमाना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। मतलब सबसे बड़ा महाद्वीप, उससे छोटा महाद्वीप, उससे छोटा महाद्वीप। तो सबसे बड़ा तो अफ्रीका है ना, तो इसका हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा दक्षिण अमेरिका, तो यहां पर आ जाएगा 4, है ना। उसके बाद आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू एरिया बात हो रही है, तो यूरोप आ जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, और फिर आ जाएगा 2। तो 3 4 1 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा एशिया, ठीक है, लिख लीजिए इसको। सेकंड है अफ्रीका, ठीक है। थर्ड है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ है साउथ अमेरिका, फिर है अंटार्कटिका, फिर है यूरोप, और फिर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये क्षेत्रफल के अनुसार है। और यदि आप इसको जमाएंगे जनसंख्या के अनुसार तो तीसरे पर यूरोप आ जाएगा, और फिर बाकी वही क्रम है, इजी है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है ना। ये चीज हमने डिस्कस नहीं की, हालांकि जब हम महाद्वीप एक एक डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज कहां पर है, अफ्रीका में 54 कंट्री, एशिया में लगभग 48 कंट्री हैं, यूरोप में 45 कंट्री लगभग हैं। तो ये मेन जो कंट्रीज हैं आपको याद रखना है। देखिए, अफ्रीका में कितनी है, 54 है, एशिया में 48 है, यूरोप में 44 या फिर 45 कंट्री हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 हैं, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में 14 कंट्री हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंट्रीज की बात आए तो अफ्रीका पहले नंबर पर आएगा, याद रखना है ना। भले ही एशिया कॉन्टिनेंट बड़ा है, लेकिन एशिया में बड़े बड़े देश हैं, रूस हो गया, चीन हो गया, मंगोलिया, भारत, बड़े देश आपको देखने को मिलते हैं, कजाकिस्तान। इस कारण से नंबर ऑफ कंट्रीज कम है, लेकिन अफ्रीका में आपको छोटे देश देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है। क्या बोल रहा है, एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला। तो यहां पर बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं और साउथ अमेरिका टिक कर देते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा, यूरोप महाद्वीप जो है ये जनसंख्या के अनुसार तीसरे नंबर पर आता है, ना कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं सारे यहां पर, ठीक है, यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसमें देख लेना। तो बच्चों ये आज हमारा बेसिक क्लास थी कॉन्टिनेंट मैपिंग के थ्रू, है ना। आप लोग एक एटलस खरीद लीजिए, यदि आप मेरी क्लास को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी मैपिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा, कॉन्टिनेंट वाला पार्ट काफी स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा। यूपीएससी का एग्जाम हो, ठीक है, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, ठीक है, एसआई का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, ठीक है, कोई स्टेट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम के लिए ये हमारी मैपिंग सीरीज, कॉन्टिनेंट वाली सीरीज बेनिफिशियल है। प्लीज इसको फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स जो है इसका लाभ ले पाए, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। यदि आप मुझसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यहां पर आप मुझसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस है बच्चों, है ना, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, आप विजिट कर लीजिए, वहां पर आपको फीस मिल जाएगी और
कूपन कोड लगा लेंगे तो आपको और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। डिफरेंट सब्जेक्ट भी अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कमेंट में बताना जरूर कि हमारा जो ये इनिशिएट है या फिर सरप्राइज है आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि देखिए कंटेंट बनाने में काफी मेहनत लगती है। मैं कोशिश करता हूं कि बहुत अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊं, है ना। मैं हमेशा अपने आप को ज्योग्राफी का विद्यार्थी समझता हूं, है ना, कभी भी टीचर नहीं समझता। हमेशा ज्योग्राफी लगातार पढ़ता हूं, फिर आपके सामने डिलीवर करता हूं। ठीक है, तो अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। तो आप भी कोई अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, यदि पसंद आया हो तो हम लगातार ये सीरीज को लगातार कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दें पसंद आता है तो। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।